नमस्कार दोस्तों। क्लास 10 साइंस का एक ऐसा चैप्टर है IUPAC नामकरण, जिसका नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट होती है। हाँ, होती है। लगता है कि ये कौन सी मुश्किल भाषा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी भाषा को, इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं, वो भी एक ही वीडियो में। ये वन शॉट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 2026 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और हम वादा करते हैं, अगर ये वीडियो पूरा देखा तो ये टॉपिक आपके लिए स्कोरिंग बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम स्लाइड नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये IUPAC नामकरण है क्या, और मतलब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, इसकी जरूरत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पहले क्या होता था कि हर कंपाउंड का एक कॉमन नाम होता था। जैसे जो गैस दलदली जगह से निकलती थी उसे मार्श गैस कह दिया। अच्छा, मतलब जहां से मिली वैसा नाम रख दिया। हाँ बिल्कुल। जैसे सिरका, हम सब जानते हैं उसे विनेगर कहते हैं, लेकिन ये कोई वैज्ञानिक नाम नहीं है। अब सोचिए, दुनिया में लाखों कार्बनिक यौगिक हैं। अगर हर कोई अपनी अपनी भाषा में नाम रखने लगे तो कितना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। मतलब वैज्ञानिकों के लिए एक दूसरे से बात करना ही नामुमकिन हो जाता। एग्जैक्टली। इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, IUPAC, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने कहा कि अब से पूरी दुनिया में किसी भी कंपाउंड का सिर्फ एक ही नाम होगा, एक ऑफिशियल साइंटिफिक नाम। तो जिसे हम सिरका कहते हैं उसका IUPAC नाम है एथेनोइक एसिड। सही पकड़ा। और बोर्ड परीक्षा में यही होता है, आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और पूछते हैं बताइए इसका IUPAC नाम क्या है। ठीक है, अब आते हैं स्लाइड नंबर 3 पर। यहाँ ये बात और साफ होगी कि ये इतना जरूरी क्यों है। हाँ, तो जैसा हमने अभी बात की, एक ही चीज के कई नाम होना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। IUPAC ने एक भाषा एक ही नाम का सिद्धांत दिया। और बोर्ड परीक्षा के लिए तो ये एक हॉट टॉपिक है। मतलब इससे सवाल तो आता ही आता है। आता ही है। और एक बात समझनी होगी, ज्यादातर सवाल NCERT की किताब से ही बनते हैं, तो उसमें दिए गए उदाहरणों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लग रही है और आप चाहते हैं कि कोई भी जरूरी टॉपिक मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। स्लाइड नंबर 4, ये इस पूरे चैप्टर की नींव है, IUPAC का गोल्डन फॉर्मूला। गोल्डन फॉर्मूला, ये सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है भी। किसी भी कंपाउंड का नाम 3 हिस्सों से मिलकर बनता है, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट और आखिर में सफिक्स। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। ये वर्ड रूट क्या है? ये नाम की जड़ है। बिल्कुल, ये नाम की रीढ़ की हड्डी है। वर्ड रूट हमें बस ये बताता है कि कार्बन की मुख्य चेन में कितने कार्बन हैं। जैसे एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। ये गिनती हमें याद करनी होती है। ओके, तो वर्ड रूट ने कार्बन की गिनती बता दी, और प्रीफिक्स जो नाम के शुरू में लगता है, उसका क्या काम है? प्रीफिक्स का काम है साइड में लगी हुई चीजों के बारे में बताना। जैसे मेन चेन के अलावा अगर कोई क्लोरीन जुड़ा है तो हम प्रीफिक्स लगा देंगे क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो। ये कहानी के साइड कैरेक्टर्स की तरह हैं। समझ गई। और सफिक्स जो आखिर में लगता है? सफिक्स कहानी का क्लाइमैक्स है। ये 2 सबसे जरूरी बातें बताता है। पहली, कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, सिंगल, डबल या ट्रिपल। और दूसरी, क्या कोई खास फंक्शनल ग्रुप, मतलब कोई VIP ग्रुप जुड़ा है, जैसे अल्कोहल या एसिड। वाह, ये तो सच में एक फॉर्मूला है। लेकिन जब कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर सामने आता है तो सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। और यहीं आता है हमारा पहला और सबसे जरूरी नियम। अब हम देखते हैं स्लाइड नंबर 5। नियम है सबसे लंबी कार्बन चेन को चुनना। सबसे लंबी कार्बन चेन? पर कई बार चेन सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी मेढ़ी भी तो हो सकती है। हाँ, और यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो हमेशा सीधी लाइन को ही मेन चेन मान लेते हैं। ट्रिक ये है कि आपको पेन उठाए बिना कार्बन परमाणुओं का सबसे लंबा रास्ता ढूंढना है। अच्छा, जैसे स्लाइड में दिखाया गया है, सीधा रास्ता 6 कार्बन का है, लेकिन अगर हम मोड़ कर गिने तो 7 कार्बन मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी मुख्य चेन 7 कार्बन की होगी, 6 की नहीं। हमें सीधा नहीं, लंबा रास्ता चुनना है। ठीक है, तो पहला काम हो गया, हमने सबसे लंबी सड़क ढूंढ ली। अब देखते हैं स्लाइड नंबर 6। इस सड़क पर नंबरिंग कैसे करें, दाएं से या बाएं से? यहीं पर दूसरा बड़ा नियम आता है। इसे कहते हैं लोएस्ट लोकन रूल। मतलब नंबरिंग उस सिरे से शुरू करो जहां से किसी खास ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले। खास ग्रुप मतलब वो VIP वाली बात आ गई फिर से? हाँ, इसे एक VIP लिस्ट की तरह समझिए।
इस लिस्ट में सबसे ऊपर है फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल OH या एसिड COOH। ये एम्बुलेंस की तरह है, इसे सबसे पहले रास्ता देना है। मतलब नंबरिंग ऐसी करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले। बिल्कुल। उसके बाद प्राथमिकता मिलती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे आखिर में आते हैं साइड चेन, मतलब प्रीफिक्स वाले ग्रुप, जैसे क्लोरो, ब्रोमो। ये एनोलॉजी तो बहुत अच्छी है। मतलब अगर चेन में OH ग्रुप एक तरफ से नंबर 2 पर आ रहा है और दूसरी तरफ से नंबर 4 पर, तो हम 2 वाला रास्ता ही चुनेंगे, चाहे किसी और ग्रुप को बड़ा नंबर ही क्यों ना मिल जाए। प्राथमिकता हमेशा फंक्शनल ग्रुप की होगी। छात्र अक्सर यही गलती करते हैं। ठीक है, अब नियम साफ हो रहे हैं। अब स्लाइड नंबर 7 देखते हैं। यहाँ कुछ जरूरी क्रियात्मक समूहों और बॉन्ड्स के बारे में बात की गई है। हाँ, तो पहले बॉन्ड्स को समझते हैं। अगर सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन परिवार है और सफिक्स लगता है एन, यानी एन। और अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो एल्कीन बन जाता है और सफिक्स लगता है ईन, मतलब ईन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो वो एल्काइन है और सफिक्स लगेगा आइन, यानी आइन। एन, ईन, आइन। सिंपल है। अब उन VIP ग्रुप्स, मतलब फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं। हमारे सिलेबस में ऑक्सीजन वाले 4 मुख्य ग्रुप हैं। पहला अल्कोहल, जिसकी पहचान है OH और सफिक्स लगता है ऑल, मतलब ऑल। और दूसरा है एल्डिहाइड, CHO, जिसका सफिक्स है एल, यानी अल। यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता होगा, ऑल और अल में। हाँ, बहुत होता है। इसे याद रखने का तरीका है, एल्डिहाइड में A आता है तो उसका सफिक्स भी एल है। अल्कोहल में O आता है तो सफिक्स ऑल है। ये अच्छी ट्रिक है। तीसरा है कीटोन, CO, जिसका सफिक्स है ओन। और चौथा, जो सबका बॉस है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, जिसका सफिक्स है ओइक एसिड, ओइक अम्ल। वाह दोस्तों, अगर आप सीटेट, बोर्ड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। अब जल्दी से स्लाइड नंबर 8 देख लेते हैं। ये बस एक गिनती है जो हमें याद करनी है। हाँ, ये वर्ड रूट वाली गिनती है। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। ये गिनती याद होना बहुत जरूरी है, इसके बिना नाम बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब हमारे पास सारे नियम और सारे हिस्से हैं। अब मजा आएगा। स्लाइड नंबर 9 और 10 में कुछ उदाहरण हैं। हाँ, अब नियमों को लगाकर देखते हैं। लेवल 1 से शुरू करते हैं। सबसे आसान, CH4। ओके, 1 कार्बन, मतलब वर्ड रूट हुआ मेथ। सही। सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स हुआ एन। एन, तो नाम बन गया मीथेन। अरे वाह। देखा? अब लेते हैं C2H4। 2 कार्बन, मतलब एथ, और H4 है, मतलब एक डबल बॉन्ड होगा, तो सफिक्स लगेगा ईन। ईन। नाम हुआ ईथीन। बिल्कुल सही। अब लेवल 2 पर चलते हैं, जहां फंक्शनल ग्रुप भी है, जैसे CH3COOH, जो हमारा सिरका है। इसमें 2 कार्बन है तो वर्ड रूट हुआ एथ। दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन। और फंक्शनल ग्रुप है -COOH, मतलब ओइक अम्ल। अब सब जोड़ दीजिए। एथ प्लस एन प्लस ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ये तो सच में एक पजल सॉल्व करने जैसा है। बिल्कुल। और यहीं एक और जरूरी बात, जब चेन लंबी होती है तो हमें फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड का पता भी बताना पड़ता है। जैसे ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। अच्छा, मतलब बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब आते हैं स्लाइड नंबर 11 पर। यहाँ वो गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी स्लाइड है। सबसे पहली और कॉमन गलती तो वही है, एल्काहाइड के अल और अल्कोहल के ऑल में कंफ्यूज हो जाना। ये तो हम पक्का याद रखेंगे। दूसरी गलती है चेन का चुनाव। हमेशा सीधी दिखने वाली चेन को ही सबसे लंबी मान लेना। एग्जामिनर जानबूझकर स्ट्रक्चर को ऐसे घुमाकर बनाते हैं कि सबसे लंबी चेन छुपी हुई लगे, तो हर रास्ता गिनकर देखना चाहिए। और तीसरा ट्रैप है अधूरा नाम लिखना, खासकर कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। स्टूडेंट्स एथेनोइक लिखकर छोड़ देते हैं। पूरा नाम है एथेनोइक एसिड, आखिर में अम्ल लिखना भूलने पर नंबर कट जाते हैं। ये तीनों पॉइंट्स बहुत काम के हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसे ही कंप्लीट 1 शॉट वीडियोस चाहिए जिसमें सारी गलतियों को भी बताया जाए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अब स्लाइड नंबर 12 पर एक क्विक रिवीजन करते हैं।
पूरी कहानी को समेटते हैं। हाँ, तो सबसे पहला स्टेप। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन चुनें। दूसरा स्टेप, सही सिरे से नंबरिंग करें, वो वीआईपी लिस्ट याद रखकर। फंक्शनल ग्रुप, फिर बॉन्ड और फिर साइड चेन। और तीसरा और आखिरी स्टेप, गोल्डन फॉर्मूला लगा दें, प्रीफिक्स प्लस रूट प्लस सफिक्स, बस नाम तैयार। इन स्टेप्स के बाद अब आयुपैक नामकरण आपकी मुट्ठी में है। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब आते हमारी आखिरी स्लाइड नंबर 13 पर। तो दोस्तों, अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा है और समझा है तो आईयूपीएसी नामकरण अब आपके लिए मुश्किल नहीं बल्कि आसान हो चुका होगा। बिल्कुल, बोर्ड परीक्षा में अब आप इससे जुड़े सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगला वन शॉट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उसे भी ऐसे ही आसान बनाने की। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। हमारी तरफ से आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। और जाते जाते बस एक बात, आईयूपीएसी नामकरण सिर्फ केमिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है। ये हमें सिखाता है कि कैसे इंसान ने मिलकर प्रकृति की जटिलता को समझने के लिए एक सरल और सुंदर भाषा बनाई। ये विज्ञान की असली ताकत है।